दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पेगास यूट्यूब चैनल की ओर से यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए जीएस मेंस क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है जो आगामी परीक्षा 2022 में होने वाली है उसके लिए। अभी तक इसके अंतर्गत जीएस का फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, उसमें एकमात्र वीडियो ज्योग्राफी की रह रही है। जीएस का फोर्थ पेपर ये कंप्लीट हो चुका है। वर्तमान में जीएस का थर्ड पेपर चल रहा है जिसकी अभी तक 2 क्लास हो चुकी हैं। पहली क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे थी, दूसरी क्लास इन्वायरमेंट पे थी और आज की जो क्लास है वह है डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन पर है। अभी तक जीएस थर्ड पेपर में यूपीएससी और यूपीपीसीएस में विभिन्न वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं उनके जो नंबर है, किस पर्सन क्षेत्र से को कितने नंबर का पर्सन आया है उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं आपदा प्रबंधन से हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस। आज का हमारा टॉपिक आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आज जिन टॉपिकों को हम कवर करेंगे उसमें आपदा क्या होती है, आपदा प्रबंधन क्या होता है, बाढ़ क्या है, सूखा क्या है, भूस्खलन क्या है, चक्रवात क्या है और बादल का फटना क्या है और अंत में आपदा प्रबंधन को देखेंगे। आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ विशेष बुलेट पॉइंट है जिनका जिक्र यहाँ किया गया है। आपको अपना आंसर लिखते समय इन बुलेट पॉइंट का प्रयोग करना है। भारत के संविधान में आपदा प्रबंधन का यदि कहीं प्रावधान है किस आर्टिकल में उसका उल्लेख करना है अपने आंसर में। एसडीजी में आपदा प्रबंधन का जिक्र है, उस एसडीजी की संख्या बतानी है। कोई सूचकांक या रिपोर्ट हाल ही में आई हो आपदा प्रबंधन से संबंधित उसका अपने आंसर में प्रयोग करना है। और आपदा प्रबंधन से संबंधित पर्यावरण संरक्षण से संबंधित यह विभिन्न शब्दावली है जिनका आप अपने आंसर को लिखते समय प्रयोग करें। इससे आपका आंसर और अधिक ऑथेंटिक होगा, जिससे आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। आप अपना आंसर लिखते समय यह डायग्राम और फ्लो चार्ट है, इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे आंसर आपका और अधिक प्रभावशाली होगा। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है आपदा प्रबंधन। विश्व का ऐसा कोई सा कोना नहीं जो हर वर्ष किसी न किसी आपदा से प्रभावित ना रहता हो। हाल ही में पाकिस्तान में आई बाढ़ इसका उदाहरण है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप में जो सूखा पड़ रहा है और जो जंगलों में आग लगी है, वन अग्नि एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। भारत के तटीय क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष साइक्लोन जो आते हैं, चक्रवात जो आते हैं, वह भी एक आपदा है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान में बाढ़ और सूखा की समस्या दोनों देखी जा रही है, एक साथ साथ देखी जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारत के भूस्खलन की समस्या देखी जा रही है। तो भारत का यह क्षेत्र विभिन्न आपदाओं से प्रभावित है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आपदाएं आती हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन या बादल फटने से संबंधित ज़्यादा समस्याएं होती हैं। जो कम वर्षा वाले क्षेत्र है उसमें सूखा पड़ता है, और जहाँ पर अधिक वर्षा होती है और नदियों का अतिक्रमण किया जाता है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तटीय क्षेत्र चक्रवात से प्रभावित होते हैं। उत्तर के जो विशाल पर्वतीय क्षेत्र है और मैदान है यह भूकंप से प्रभावित है। इस तरह से तटीय क्षेत्र सुनामी से भी प्रभावित है। तो इस तरह से भारत का प्रत्येक क्षेत्र विभिन्न तरह की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की आपदाएं हैं। आज इन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। आपदा व आपदा प्रबंधन हम देखते हैं, इनका अर्थ समझते हैं, इनका प्रकार देखते हैं और इनका आपदा प्रबंधन कैसे किया जाए उसको समझते हैं। आपदा का अर्थ, आपदा एक ऐसी प्राकृतिक अथवा मानव जनित घटना है जिसके कारण समाज का सामान्य जीवन यानी कि कैसा जीवन, सामान्य जीवन अचानक बाधित हो जाता है तथा जन धन की अत्यधिक हानि होती है। यानी कि यह अप्रत्याशित घटना होती है, जो सामान्य जीवन चल रहा है वह बाधित हो जाता है और जन धन की अपार हानि होती है। ऐसी ही घटना को आपदा कहते हैं। आपदा को रोका नहीं जा सकता, उसको
प्रबंधन करके उसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। आप चक्रवात को रोक नहीं सकते, मगर तटीय क्षेत्रों में आप चक्रवात रोधी अवसंरचना का निर्माण करके उसकी गति को, तीव्रता को कम कर सकते हैं। आपदा के प्रकार की, आपदा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो प्राकृतिक जनित आपदा, एक मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट ये हैं। जबकि मानव जनित या मानव निर्मित आपदा में जैसे आतंकवाद भी एक आपदा है। कहीं पर आग लग जाती है, आगजनी की घटनाएं होती है, बस्ती में आग लगा दी, जंगलों में किसी ने सिगरेट पी, वहाँ पर सिगरेट फेंक दी जलती हुई तो उससे आग लग गई, यह भी एक मानवजनित आपदा है। अग्निकांड यानी कि युद्ध, मानव द्वारा युद्ध किया जाता है तो ये भी तो एक आपदा है। महामारी आना, जैसे हाल ही में कोरोना महामारी आई, कोई दुर्घटना हो जाना, दुर्घटना, दो ट्रेन आपस में भिड़ गई तो ये क्या है, मानव जनित आपदा है। अब हम आपदा का प्रबंधन देखते हैं, इसका अर्थ क्या है। आपदा प्रबंधन प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के दौरान जीवन और संपत्ति की रक्षा करने तथा आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष तैयारी की प्रक्रिया है। यानी कि आपदा प्रबंधन क्या है, एक विशेष तैयारी है। किस समय, आपदा से पहले और आपदा के दौरान और आपदा के बाद, चाहे वह आपदा प्राकृतिक हो या मानव, इन दोनों प्रकार की आपदाओं का ही प्रबंधन किया जाता है। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। भारत का प्रत्येक वर्ष भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो नदी के जब मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, नदी की जो तली है उथली हो जाती है, नदी के क्षेत्र का जब अतिक्रमण किया जाता है, या अत्यधिक ग्लोबल वार्मिंग से जब तीव्र गति से बर्फ पिघलता है, तो भारत में विभिन्न क्षेत्र जैसे हिमालय का क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, और वर्तमान में तो शहरी क्षेत्र में भी बाढ़ की समस्या देखी जाती है। अचानक बारिश हुई, शहरों में जो नाली की व्यवस्था थी उसको सही नहीं किया गया, उसको वो यानी कि कचरे से पटी पड़ी है, तो पानी क्या होगा, पानी को जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो रास्ता सड़कों पर दिखाई देता है, पानी और सड़कों पर ही बहता चला जाता है। यही हाल पाकिस्तान का हाल ही में हुआ। तो बाढ़ का अर्थ क्या है, जल आधिक्य की स्थिति है। बाढ़ क्या है, जल आधिक्य की स्थिति है। यह जल आधिक्य कब होता है, जब जलाशय उस जल का संचय कर पाने में सक्षम नहीं रह पाता, उसी स्थिति को बाढ़ कहते हैं। यानी कि जो जलाशय हैं, जब उसमें जल आके गिरता है, जब उसको वो संचित नहीं कर पाता और चारों तरफ फैल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के प्रकार जैसे नदी बाढ़, नदी के द्वारा जो बाढ़ लाई जाती है, सरोवरी बाढ़, जो तालाब है उनके आसपास बाढ़ जो आती है, शहरी बाढ़, आज के आधुनिक युग की सबसे नवीन घटनाओं में से एक है शहरी बाढ़। चाहे वो बेंगलोर हो, मुंबई हो, इनमें अक्सर बाढ़ का पानी भर जाता है। तटीय बाढ़, तटीय क्षेत्रों में जो बाढ़ आती है उसको तटीय बाढ़ बोलते हैं। बाढ़ के कारण क्या है, अत्यधिक मानसूनी वर्षा होना। जब मानसूनी वर्षा क्या तो होती नहीं, जब होती तो इतनी तीव्र गति से होती कि 2 ही दिन में इतना पानी बरस जाता है बहुत ज़्यादा, जिससे बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। चक्रवातीय वर्षा, चक्रवात, तटीय क्षेत्रों में जब भारी मात्रा में चक्रवात पानी लेके आता है तो उससे भी बाढ़ आ जाती है। भूस्खलन, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से नदियों का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है, जिससे बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। सुनामी से भी बाढ़ आ जाती है। भूकंप से नदी की जो मार्ग था वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, उससे बाढ़ आ जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बादल के फटने से अचानक बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आता है तो उससे भी बाढ़ उत्पन्न होती है। हिमनद का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमनद, जो हमारे हिमनद है वो तेज़ी से पिघल रहे, इससे भी बाढ़ की घटना बढ़ रही है। नदी का जो क्षेत्र है उसका अतिक्रमण करना तथा जो हम वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, इससे भी बाढ़ आ रही है। जो हमारे बांध बनाए हैं, बड़े बड़े डैम बनाए हैं ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, पेयजल के लिए, बहुउद्देश्य जो डैम हैं या परियोजनाएं हैं, जब वह टूट जाती है
तो उससे भी बाढ़ आती है। हाल ही में गुजरात के क्षेत्र में या मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इसी घटना को देखा गया है। जो बांध है उनमें जब गाद जम जाती है तो उससे भी बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ का प्रभाव क्या है और उसके उपाय क्या है? इससे जनधन की हानि होती है। जब हाल ही में पाकिस्तान में जो बाढ़ आई उससे लगभग 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए, यानी कि जनधन की हानि हुई। इससे जो मानव द्वारा अवसंरचना का विकास किया जाता है वह ध्वस्त हो जाती है। जैसे सड़कें टूट जाती है, रेल की लाइन उखड़ जाती है, विद्युत के खंभे टूट जाते हैं, जो संचार है, परिवहन है, वह बाधित हो जाता है। तो आपदा प्रभावित क्षेत्र यानी कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में लोगों से संपर्क साधने में भी समस्या होती है। जो हमारी पेयजल है वह खत्म हो जाती है, खराब हो जाता है पेयजल। खाद्यान्न खराब हो जाते हैं, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण हो जाते हैं। फसल खड़ी हुई थी वह बर्बाद हो जाती है। ये इसके प्रभाव है। उपाय क्या है? आपदा रोधी बांध का निर्माण किया जाए, आपदा रोधी अवसंरचना का निर्माण किया जाए, सटीक मौसम का पूर्वानुमान हो, लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए, नदियों का संरक्षण किया जाए। जो डाटा है, नदियों के डाटा है जो हमारे पड़ोसी देश है उनसे साझा किया जाए समय समय पर। विधियों से राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम को बेहतर तरीके से लागू किया जाए। अब हम दूसरा अति महत्वपूर्ण टॉपिक सूखा है। भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र वर्तमान में सूखे से प्रभावित है, क्योंकि इस वर्ष बारिश नहीं हुई है तो सूखे से बहुत अधिक प्रभावित है। इसका अर्थ क्या है, इसके प्रकार क्या है, कारण क्या है, प्रभाव क्या है और उपाय क्या है? सूखा सूखा उस स्थिति को कहते हैं जब किसी क्षेत्र में वर्षा की संभावना के बावजूद या तो वर्षा नहीं होती या औसत वर्षा से बहुत कम वर्षा होती है। ऐसी स्थिति को सूखा कहते हैं। वर्तमान में बारिश हुई नहीं, मानसूनी बारिश बहुत ही कम मात्रा में हुई, तो भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके प्रकार क्या है? जैसे मौसमी सूखा, जिस मौसम में बारिश होनी थी उस मौसम में बारिश नहीं हुई, इससे मौसमी सूखा पड़ जाता है। जलीय सूखा, जल सूख जाता है, अरल सागर सूख गया, जलीय सूखा का उदाहरण है। कृषि सूखा, कृषि नष्ट हो जाती है, कृषि के नष्ट हो जाने से सामाजिक तनाव बढ़ जाता है, यह सामाजिक सूखा है। आर्थिक सूखा, जब कृषि नष्ट हो जाएगी सामाजिक तनाव बढ़ेगा, आर्थिक सूखा आ जाएगा, फिर राजनीतिक सूखा आ जाएगा, पर्यावरणीय सूखा आ जाएगा। ये सब चक्रीय प्रक्रिया है। इसके कारण क्या है सूखा आने के? मानसून की विफलता या मानसून का देर से आना सूखे का एक प्रमुख कारण है। अतिक्रमण करना, नदियों का अतिक्रमण करते हैं और इस अतिक्रमण से क्या होता है कि जिस क्षेत्र में पानी जाना चाहिए उस क्षेत्र में नहीं जाता, पानी दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। जल का दुरुपयोग करते हैं, पानी जो स्टोर करना चाहिए वो समुद्र में बहा दिया जाता है, इससे भी सूखा आ जाता है। वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, शहरीकरण किया जा रहा है, औद्योगिकरण किया जा रहा है। जो हमारे आद भूमि थी उसको अतिक्रमण करके उसको सुखा दिया गया है, यह भी सूखे का एक प्रमुख कारण है। अल नीनो जो जलधारा है उसका प्रभाव जब भारत में पड़ता है उससे भी भारत में सूखा आता है। इसके उपाय क्या है सूखे से बचने के लिए? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा सूखे का? सूखे के प्रभाव से जल संघर्ष होगा। आप दक्षिणी अफ्रीका में 0 डे की स्थिति हो गई, बेंगलोर शहर में 0 डे की स्थिति उत्पन्न हो गई। भारत के विभिन्न शहरों का अपना ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है, यह इसकी नेगेटिव प्रभाव है। जल संघर्ष होगा क्योंकि मूलभूत आवश्यकता है जल, जब लोगों को जल ही नहीं मिलेगा तो जिनके पास जल होगा उनसे संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि जल लाने की जिम्मेदारी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की होती है, तो स्त्रियों को दूर से जल लाना पड़ता है जिससे उनका शोषण होता है, विभिन्न प्रकार के उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जल अभाव होगा, जब सूखा पड़ेगा तो जल रहेगा नहीं, तो जल का क्या हो जाएगा? अभाव होगा। जल अभाव से जनधन की हानि होगी, पशुओं को जब नहीं जल मिलेगा समय पर तो मर जाएंगे। इससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकट होगा, सरकार अस्थिर हो जाएंगी, दंगे भड़क जाएंगे, कानून व्यवस्था के समक्ष चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। इससे निपटने के उपाय क्या हैं? वैज्ञानिक व प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जाए, तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए,
वनीकरण को बढ़ावा दिया जाए और वनों के काटने पर रोक लगाई जाए। अतिक्रमण, जो नदियों का अतिक्रमण किया जा रहा है या आर्द्र भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है, उन पर रोक लगाई जाए तत्काल प्रभाव से। सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए, हरित अर्थव्यवस्था को लाया जाए और लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जाए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक भूस्खलन है। हाल ही में पहाड़ी क्षेत्र में भारत के, चाहे वह उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, भूस्खलन जैसी घटनाएं देखी गई हैं। भूस्खलन का अर्थ क्या होता है, उसके कारण क्या है आने के भूस्खलन के, उसका प्रभाव क्या है और उपाय क्या है। अर्थ: भूमि या स्थल खंड के किसी भाग का ढाल प्रवणता अथवा गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी पूर्व स्थिति से नीचे की ओर सरकना ही भूस्खलन कहलाता है। यानी कि ढाल के सहारे, गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे अपनी स्थिति से नीचे की ओर सरकना ही भूस्खलन कहता है। इसके कारण क्या है? भूस्खलन का सबसे प्रमुख कारणों में से एक है भूकंप आना। जब भूकंप आ जाता है तो जो बड़े बड़े चट्टान हैं वे पहाड़ से सरक आते हैं नीचे की ओर। इससे मूसलाधार, जब किसी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा होगी तो उससे मिट्टी का कटाव होगा, उससे भी भूस्खलन आता है। नदियों द्वारा जो कटाव किया जाता है उससे भी भूस्खलन आता है। प्रकृति का जो अंधाधुंध हम दोहन कर रहे हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जो वन थे उनको काट दिया, जब जब वनों की जड़ सूख जाती है तो जो मिट्टी होती है जो उनको बांधे रखती है वह मिट्टी असंगठित हो जाती है और हल्का सा झटका पड़ा, वह पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। कृत्रिम ढाल का निर्माण किया जा रहा है, इससे भी भूस्खलन की जो संख्या है बार बार देखी जा रही है। इसका प्रभाव क्या होगा? इससे व्यापक जनधन की हानि होगी। जो अवसंरचना थी, जैसे सड़कें थी, बिल्डिंगें थी, तार थे, विद्युत लाइन थी, पेयजल आपूर्ति थी, वह बाधित हो जाएगी, संचार ठप पड़ जाएगा। जो कृषि भूमि थी वह नष्ट हो जाएगी, जो जैव विविधता थी वह नष्ट हो जाएगी और तटबंध जो बना रखे थे वह टूट जाएंगे। तो ये इसके नेगेटिव प्रभाव हैं। इसका उपाय क्या है? मानचित्रण किया जाए पहाड़ी क्षेत्र का, या जो पहाड़, जिन पहाड़ों पे वनस्पति समाप्त हो चुकी है उनका मानचित्रण किया जाए, उनको चिन्हित किया जाए। वनीकरण बढ़ाया जाए और निर्वनीकरण पर रोक लगाई जाए। प्राकृतिक संरक्षण किया जाए, प्रकृति का संरक्षण किया जाए। लोगों को जागरूक किया जाए, सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए। प्रभावित क्षेत्रों में मजबूत दीवारों का निर्माण किया जाए। जो क्षेत्र भूस्खलन से प्रभावित है वहाँ पर मजबूत अवसंरचना का निर्माण किया जाए। आपदा रोधी अवसंरचना का निर्माण किया जाए और लोगों को समय रहते इसकी पूर्व सूचना दी जाए। चक्रवात क्या है? भारत में प्रत्येक वर्ष, भारत का चाहे अरब सागर का क्षेत्र हो या बंगाल की खाड़ी हो, विभिन्न प्रकार के चक्रवात आते हैं जिससे व्यापक जनधन की हानि होती है। इन चक्रवातों की हाल ही के वर्षों में न केवल तीव्रता में वृद्धि हुई है बल्कि इनकी बारंबारता में वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग है। तो चक्रवात के अंतर्गत हम चक्रवात का अर्थ, उसका प्रकार, प्रभाव और प्रबंधन देखते हैं। चक्रवात का अर्थ: चक्रवात समवायुदाब रेखाओं द्वारा घिरा वह निम्न वायुदाब का केंद्र है जिसमें हवा केंद्र की ओर चलती है। इसमें केंद्र में निम्न दाब होता है और बाहरी क्षेत्र में उच्च दाब होता है। यानी कि चक्रवात वह निम्न वायुदाब का केंद्र है जिसमें परिधि क्षेत्र से, यानी कि बाहरी क्षेत्र से, उच्च वायुदाब के क्षेत्र से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं। चक्रवात के प्रकार: चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। इन चक्रवातों का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जनधन की हानि होती है, महामारी फैल जाती है, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाते हैं, बाढ़ की समस्या आती है, संचार परिवहन प्रभावित हो जाता है, जनधन अस्त व्यस्त हो जाता है। चक्रवात जब आता है तो अपने साथ विनाश लेके आता है। हाल ही में उड़ीसा में हमने इसकी विनाशिता को देखा है। इसका प्रबंधन किया जाए, कैसे किया जाए? जो चक्रवात है उनकी पूर्व चेतावनी दी जाए, समय रहते चेतावनी दी जाए। चक्रवात रोधी अवसंरचना का निर्माण तटीय क्षेत्रों में किया जाए। बेहतर
तटीय प्रबंधन किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, साथ ही साथ उनको प्रशिक्षित भी किया जाए चक्रवात के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बादल का फटना। बादल मुख्यतः जो पहाड़ी क्षेत्र है, यह घटना वहाँ पर देखी जाती है अक्सर। इसका अर्थ क्या होता है, कारण क्या है, प्रभाव क्या है और उपाय क्या है। यदि एक घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है तो उसे बादल फटना या वृष्टि प्रस्फोट कहते हैं। इसके कारण क्या है, बादल के फटने के निम्नलिखित कारण हैं, जैसे निर्वनीकरण, यानी कि जब हमने वनस्पति को काट दिया है तो इससे बादल फटने की जो कंडीशन है वो उत्पन्न होती है और बादल फट के अति मात्रा में पानी गिर जाता है। चरम दशाएं, चरम मौसमी दशाएं जैसे हाल ही में देखी जा रही है, यह भी बादल फटने का एक प्रमुख कारण है। जेट स्ट्रीम की उपस्थिति भी बादल फटने के एक महत्वपूर्ण कारण है। बादल फटने का प्रभाव क्या पड़ेगा, इससे जनधन की हानि होगी, मृदा का अपरदन होगा, भूस्खलन की समस्या आएगी, हिमस्खलन है वो होगा, बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। जब एकदम पानी बड़ी मात्रा में एक ही क्षेत्र में पड़ेगा तो बाढ़ आ जाएगी, अवसंरचना नष्ट हो जाएगी, जैव विविधता खत्म हो जाएगी, जो हमारी फसल है वो नष्ट हो जाएगी। इसके उपाय क्या हैं, वनीकरण को बढ़ावा दिया जाए, पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जाए, सतत विकास को अपनाया जाए, तकनीकी का उपयोग किया जाए, अधिक से अधिक पता किया जाए कि कहाँ पर क्लाइमेटिकल कंडीशन ऐसी हो रही है जहाँ पर बादल फटने की संभावना है, उसको पहले से परखा जाए, लोगों में जागरूकता लाई जाए, आपदा रोधी अवसंरचना का निर्माण किया जाए। इस तरह से हम बादल फटने की जो तीव्रता है उसको कम कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आपदा प्रबंधन क्या है, क्योंकि अभी तक हमने आपदा देखी, चाहे वो बाढ़ या सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, ये सारी आपदाएं हैं। अब इनका प्रबंधन कैसे किया जाए, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं उनको देखते हैं। आपदा प्रबंधन का अर्थ क्या है, प्रयास किए क्या क्या किए जा रहे हैं राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और आपदा प्रबंधन में के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियां, बाधाएं क्या हैं। अर्थ, आपदा प्रबंधन प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन और संपत्ति की रक्षा करने तथा आपदा के प्रभाव को कम करने की एक विशेष तैयारी की प्रक्रिया है। यह एक तैयारी की प्रक्रिया है जिसमें आपदा के पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद एक विशेष तैयारी की जाती है ताकि आपदा की जो तीव्रता है उसको कम किया जा सके, उसको रोका जा सके। इसके प्रयास क्या किए जा रहे हैं आपदा प्रबंधन के लिए। इसके लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत सरकार द्वारा लाया गया है, जिसकी विशेषता इस प्रकार है। इसमें त्रिस्तरीय संस्थागत तंत्र की स्थापना की बात की गई है। केंद्र के स्तर पर NDM में, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य स्तर पर SDM में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DDM में की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर जहां इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री और जिले पे जिलाधिकारी होते हैं। केंद्र व राज्य स्तर पर कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया है। क्षमता विकास हेतु एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है इस अधिनियम के द्वारा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बल की स्थापना की गई, जिसको हम NDRF बोलते हैं, की स्थापना की गई है, गठन किया गया है। यानी कि केंद्र व राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ गठित किया गया है। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में शामिल किया गया है। आपदा रोकथाम, प्रशमन, पूर्व सूचना, पहचान शामिल करना। आपदा प्रबंधन चक्र की संकल्पना को अपनाया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन चक्र के अंतर्गत आपदा के पूर्व, रोकथाम, प्रशमन से संबंधित गतिविधियाँ की जाती हैं, पूर्व सूचना दी जाती है, पहचान की जाती है, तैयारी की जाती है। आपदा के दौरान अनुक्रिया, राहत, बचाव का कार्य किया जाता है और आपदा के बाद रिकवरी और विकास, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना जैसे कार्य किए जाते हैं। अन्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय
आपदा प्रबंधन योजना 2016, सेंदाई फ्रेमवर्क 2015 या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा को रोकने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। आपदा प्रबंधन के समक्ष क्या चुनौतियाँ आती हैं, जैसे कि बाधाएं जो आती हैं वो इस प्रकार हैं। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी बाधा है। कमज़ोर वर्ग बड़ी बाधा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित वही होते हैं। जो विभिन्न एजेंसियां होती है राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय, उनमें समन्वय नहीं हो पाता समय पे, यह भी एक समस्या है। जो योजना या कानून है आपदा से संबंधित, उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। लोगों को शिक्षण नहीं दिया जाता है। जो हमारे कर्मचारी है आपदा से संबंधित, उनको बेहतर प्रशिक्षण और उपकरण नहीं प्रदान किए जाते हैं या उनका अभाव है उनमें। आपदा रोधी अवसंरचना का अभाव है। आपदा आने के समय देरी से सूचना दी जाती है, पर्याप्त सुविधा भी नहीं दी जाती है, और जो पूर्व चेतावनी प्रणाली है वह भी उतनी स्ट्रोंग नहीं है जो समय रहते आपदा से लोगों को आगाह कर सके। यह हमने उत्तरकाशी जो बाढ़ आई उसके समय देखा गया। तो दोस्तों, आपदा प्रबंधन का जो हमारा टॉपिक था डिजास्टर मैनेजमेंट, यह कंप्लीट हो जाता है। अब हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी वह इंटरनल सिक्योरिटी पर होगी, जो थर्ड पेपर के अंतर्गत आता है। दोस्तों, पेगास यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।